हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए अप्रोच चैनल में। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक मैगजीन से जिसका नाम है योजना। ये मैगजीन काम करती है यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं आईएएस पीसीएस के, उनके लिए मेंस और इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। उसके अलावा प्री में भी काम आएगा, क्योंकि ये डेटाबेस है, ये गवर्नमेंट का बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। इस पर हम लोग बात करेंगे और इसका टॉपिक का नाम है, पहला हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, इसका नाम है स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूथ को अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये जो टर्म आया है 2022 में, जब प्राइम मिनिस्टर ने जब 15 अगस्त को झंडा फहराया था, उसके बाद से ये आया था कि 75 वर्ष जब पूरा हुआ था हमारी आज़ादी का, तो उन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम है अमृतकाल। अमृतकाल, आप समझिए कि अमृतकाल का मतलब क्या होता है। अमृतकाल का मतलब ये होता है कि कोई काम को नए तरीके से शुरुआत करना है। यानी हमारा जो साल होगा, यानी 2022 से 2047 के बीच, यानी लगभग 25 साल का टारगेट लिया गया है। इसको बोला गया अमृतकाल का समय दिया गया। इसमें ये बात होगी कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारे स्टार्टअप की तरफ गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, देश की इकोनॉमी को कैसे आगे 25 सालों में ले जाएंगे। और उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य ये है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। समझे, ये भारत को विकसित बनाना है तथा विश्व गुरु भी बनाना है। विश्व में ये इंडिया को विश्व गुरु बनाना है, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहने वाला है वो है यूथ का। ठीक है, तो यूथ का रहने वाला है सबसे बड़ा रोल। तो गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 141 करोड़ अभी के आसपास है हमारी पॉपुलेशन, जिसमें कि 1 अरब यानी 100 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है हमारे यूथ का है। तो यूथ का है, तो अपने आप में माना जा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, यानी इंडिया के पास है, जिसकी एज 35 साल से कम उम्र है। और इसका एवरेज निकाला गया तो 29 वर्ष है, जिसका माना गया कि बहुत ही हम लोग युवा कंट्री है। चाहे चाइना की बात करें या फिर अदर कंट्री, कोई भी डेवलप कंट्री, यूएसए की बात करें या कोई भी यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो वहाँ ऑन एवरेज 35 साल, 40 साल, 42 साल इस एवरेज में आता है। लेकिन भारत की औसत उम्र है यूथ का, वो है 29 ईयर। तो इससे ये उम्मीद जताया जा रहा है कि हमारा देश यूथ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक क्वेश्चन उठता है कि इतने पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतना यूथ होने के बाद भी जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आज के डेट में यूथ को नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें है कि हमने जिस तरीके से हम गिना रहे हैं उसका जो पॉजिटिव ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आज भी हमारा यूथ को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। फिर भी ये जो 25 साल का टारगेट रखा गया है 2047 तक, जब 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी का, तब तक एक नए भारत को देखने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें कहा गया है कि जो वैश्विक जितना जो श्रम होगा उसमें लगभग 21% क्या होगा, भारत का उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2016 में, यानी 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप जो स्टार्ट किया था स्टार्टअप इंडिया, इसका उद्देश्य यही था कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इंटरप्रेन्योर यानी जो उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाए, कि हमारा जो नया नया यूथ आ रहे हैं वो नए नए स्टार्टअप करें। तो हाल में देखा गया कि बहुत सारा डेटा ये शो करता है कि हमारे देश में जो पहले स्टार्टअप की संख्या थी 452 से बढ़ करके 2023 में 92,888 हो गई है। यानी कहीं ना कहीं ये डेटा बता रहा है कि पहले से स्टार्टअप की संख्या में काफ़ी तेज़ी आई है। ठीक है, उसी तरीके से क्या कहा जा रहा है कि जो पहले यूनिकॉर्न, अब यूनिकॉर्न होता क्या है, तो यूनिकॉर्न ये कहा जाता है कि जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ से ऊपर का हो, उसको कहते हैं एक यूनिकॉर्न। तो हाल ही में देखा गया कि जो हमारे देश में यूनिकॉर्न के संख्या में सबसे ज़्यादा जो है सेकंड, पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पे आ रही है, और जो इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप का उसमें हमारा तीसरा रैंक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और बताया जा रहा है कि 2021 में एक यूनिकॉर्न बनने में 29 दिन लगते थे, जो कि 2022 में वही यूनिकॉर्न बनने में 9 दिन लगते हैं। यानी पहले 29 दिन लगते थे, अब 9 दिन में बन रहे हैं। वही 2023 का भी डेटा नहीं आया, हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन में एक यूनिकॉर्न बने। तो अभी जो टोटल संख्या है हमारे यूनिकॉर्न की देश में वो 108 पहुंच चुकी है।
ठीक है। तो ऐसे होगा तो हमारे देश के जो है जीडीपी में जो यूनिकॉर्नों का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ करके क्या हो जाएगा, 4 से 5% हम लोग जीडीपी में बढ़ा सकते हैं। अभी मान लीजिए कि इंडिया 6 से 6.5% ग्रोथ कर रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर इन सारे का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो वो 10-11% भी ग्रोथ कर सकता है हमारा देश। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें यूथ का, जैसे स्टार्टअप कौन है, जैसे आप देख रहे हैं मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओयो हो गया, ओला उबर हो गया, इस तरीके से जो नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से इन लोगों ने विकास किया है। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप हमारे देश में हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए डेटा साफ साफ शो कर रहा है कि हमारा आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अब बात करते हैं एनर्जी के सेक्टर में। एनर्जी के सेक्टर में होता यह है कि हम कैसे उसको आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले जो गवर्नमेंट का जो टारगेट था ग्रीन एनर्जी को, उसमें 35,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है और धीरे धीरे उसको बढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या किया गया है कि 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, अभी नया हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके से हमारा देश ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। अभी हाल ही में जैसे सोलर में है, हम लोग पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे हैं। उसी तरीके से अभी हाल ही में नया जो पॉलिसी आया है वो बायोफ्यूल्स पे आया है। बायोफ्यूल्स का नया पॉलिसी बनते जा रहा है कि उस पर हम लोगों ने इंडिया पे वो काम चल रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो इस तरह से हमारा एनर्जी सेक्टर क्या हो रहा है, आने वाला टाइम में काफ़ी बूस्ट होगा। अगला जो बात करते हैं इस पर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ये क्या होता है कि लॉजिस्टिक को अगर किसी देश का विकास करना है तो लॉजिस्टिक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट को कम करता है। जो 2022 में ये स्टार्ट किया गया था, 17 सितंबर 2022 को लॉजिस्टिक नीति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस यही था कि हम कॉस्ट को कैसे कम करें लॉजिस्टिक में। सपोज अगर कोई कुरियर पार्टनर है, लॉजिस्टिक पार्टनर है, यहाँ से अगर बेंगलुरु ले जाता है तो कम समय में कैसे पहुँचाए। हमारी जो अभी कॉस्ट आ रही है वो लगभग 12 से 14% ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन का बढ़ जाता है। ये जिसकी वजह से क्या, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा गुड्स जो है वो महंगे हो जाते हैं। तो इसको कम करने के लिए लॉजिस्टिक नीति बनाया गया, जिसमें क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि रोड सड़क पे काफ़ी तेज़ी से सुधार है। आप भी प्रैक्टिकली आप लोग देख रहे होंगे कि रोड और सड़क और पोर्ट पे ध्यान दिया जा रहा है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, ताकि 13 से 14% लॉजिस्टिक खर्च को कम किया जा सके, हम अपने एक्सपोर्ट को बाहर दूसरे देशों में बढ़ा सकें। तो इसी में एक मिशन स्टार्ट हुआ जिसका नाम है गति शक्ति योजना। ये क्या करता है कि रोड और रेल को काफ़ी तेज़ी से सुधार करके उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जैसे रेल का है। मान लीजिए सपोज अगर 2, 3, 4 ट्रैक बन रहा है तो उसको 8 ट्रैक, 9 ट्रैक, 10 ट्रैक कैसे हम पहुंचाएं ताकि हमारा जो लॉजिस्टिक हो वो ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। सड़क भी काफ़ी चौड़ा किया जा रहा है, जो पहले 2 लेन का हुआ करता था, 4 लेन, 6 लेन किया जा रहा है, 8 लेन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर जोर दिया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट इसीलिए कहा जा रहा है कि अगले 25 सालों में काफ़ी देखने को मिलेगा। इसी अगला प्रोजेक्ट में सागरमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जिसको कि जितने भी देश के जो चाहे ईस्टर्न घाट हो या वेस्टर्न घाट हो, दोनों पे जितने भी पोर्ट हो, चाहे मुंबई का हो, गोवा का हो, बेंगलुरु का हो या पारादीप हो, कोलकाता का हो या और भी जितने भी सारे पोर्ट्स हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है, रोड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपस में जुड़ेंगे। और जैसे वेयर हाउस हुआ तो पोर्ट के आसपास वेयर हाउस बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ स्टोरेज किया जा सके, कम समय में पहुँचाया जा सके। तो ये अपने आप में सागरमाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अगले में भारतमाला प्रोजेक्ट किया गया था, वो सिर्फ रोड की बात करता है, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करता है, उसके चौड़ीकरण और उसकी रख रखाव की बात करता है। तो भारतमाला के तहत सड़कों का विकास किया जाता है। इसी तरीके से आगे हम बात करते हैं डिफेंस के सेक्टर में। तो डिफेंस के सेक्टर में ये देखा गया है कि पिछले 5 सालों में हमारा जो डिफेंस का जो चीज़ें वो 6 गुना हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगा, 6 गुना ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। जो पहले क्या हुआ था, डिफेंस के सेक्टर में हम इंपोर्ट किया करते थे, आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को। तो हालांकि अभी मेरा कंट्रीब्यूशन अभी कम है, वो अभी हमारा रहा है $1.5 अरब का है, जो इसको बढ़ा करके 2025-26 तक इसको 5
अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस में भी हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से कृषि में भी स्टार्टअप हुआ है। पहले एग्रीकल्चर में स्टार्टअप नहीं हुआ करता था, अब क्या हो रहा है कि स्टार्टअप उसमें भी हो रहा है। 2014 तक कृषि में जो उसका स्टार्ट बजट था वो 25,000 करोड़ हुआ करता था, जो आज बढ़ करके 1.25 लाख करोड़ हो गया है। यानी पिछले लगभग 9 सालों में लगभग 5 गुना बढ़ा है, ठीक है। और इसमें 9 वर्ष में बोला जा रहा है कि इसमें करीब करीब 3,000 स्टार्टअप नए बने हैं, नए उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है कि एग्रीकल्चर में भी अब स्टार्टअप आना शुरू हो गया है। जैसे कोई भी है, जैसे मान लीजिए कि नारियल का पानी कोई बेच रहा है, कोई ऐप किया, हज़ारों करोड़ का उस पर काम कर रहा है, कोई वेजिटेबल पे काम कर रहा है, कोई फ्रूट पे काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नए नए स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो रहा है, और इसका ये इम्पैक्ट हो रहा है हमारे देश की GDP पे, डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी पड़ रहा है और आने वाला टाइम में और पड़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है कि इस तरीके से हमारा क्या होगा, अभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो हम लोग वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है, ठीक है। अब ये टारगेट रखा गया कि कुछ सालों में कैसे हम, जैसे अभी हम लोग का लगभग, और अपनी इकोनॉमी का साइज़ की बात करें तो लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर, यानी $4.25 ट्रिलियन के आसपास अभी है हमारी, जो कि हमने 2025-26 तक टारगेट रखा है 5 ट्रिलियन डॉलर का, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल अब नज़र आने लगा है, क्योंकि 1-1.5 सालों में डेफिनेटली वो अचीव कर लेगा, क्योंकि $4.25 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है। जो चौथी इकोनॉमी है वो जर्मनी का है। जर्मनी का अभी जो नेटवर्थ, उसका जो इकोनॉमी है वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर का है। अभी हम लोग के पास 3.75 हो गया, तो लगभग ज़्यादा नहीं, 0.5 का अंतर रह गया है। तो कहीं ना कहीं 6 महीना या 1 साल में हम लोग इसको टेक ओवर करके चौथे पे आ जाएंगे। उसके बाद जापान की पारी आएगी, फिर हम लोग जापान को भी 2-3 सालों में उसको भी कर लेंगे, तो हम लोग तीसरे नंबर पर रह सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक तीसरे नंबर पर ही रहेंगे, क्योंकि पहले पे USA, दूसरे पे चाइना है। उसको कम्पीट करना बहुत बड़ा है, क्योंकि हमसे 8 गुना 10 गुना ज़्यादा है इकोनॉमी, तो उसको अभी करना चीज़ें अभी टफ है। इसमें एक और डेटा की बात आ रही है, वो है कि GDP में हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो 2/3 है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमी में जो हमारा एक्टिविटी चल रहा है, हम लोग डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी अगर 3 भाग में 2 भाग हम ही लोग खुद अपने यहाँ डिमांड को पूरा कर रहे हैं। यानी हमारा कहीं ना कहीं ये डेटा शो कर रहा है कि दुनिया में हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होगा कि हम अपने सामान को एक्सपोर्ट करें दूसरे देशों में। पूरी दुनिया हमारे लिए अभी ओपन बॉक्स की तरह है, हम लोग के पास बहुत लंबा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। जब हमारी ग्रोथ अपने लोगों में इतनी हो रही है, तो जब बाहर के लोगों को हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग का विकास काफ़ी आगे होगा। तो इसी को लेकर के एक डेटा आया है, उसमें ये कहा गया है कि 63 वर्ष में 1 ट्रिलियन डॉलर टाइम लगा हम लोग को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने में। 63 वर्ष, यानी आज़ादी के बाद से 63 वर्ष लग गए 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में। वहीं 2 ट्रिलियन डॉलर बनने में कितना समय लगा, तो मात्र 8 साल लगे। 2 ट्रिलियन, 1 से 2 ट्रिलियन बनने में 8 साल लगे, और 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर बनने में 5 साल लगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि 4 ट्रिलियन डॉलर बनने में मुश्किल से 1 साल या 1.5 साल लगे, और 5 ट्रिलियन बनने में 6 महीना हो सकता है समय लगे। तो हमारा डेटा साफ ये शो कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी, साइज ऑफ इकोनॉमी कैसे बढ़ते जा रहा है। तो ये अपने आप में, ये डेटा को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही ब्राइटनेस है, और आने वाले 25 सालों में बहुत बढ़िया इसका रहेगा, और यूथ का उसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होगा। अब गवर्नमेंट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, जो हमारा डेटा बता रहा है, अब अगला जो पड़ाव होना चाहिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग पे जितना ज़्यादा हम जोड़ देंगे, जॉब का उतना ही अपॉर्चुनिटी हमारे जो यूथ को है वो मिलेगा, और भी स्टार्टअप खुलेंगे और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारा जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, फिर हर आदमी जो है, सबकी जो है पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगा। हमारी तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बट हमारा जो पर कैपिटा इनकम है
वो बहुत है। अभी भी चाइना से हम 6 गुना पीछे हैं। हम लोग 2000 के आसपास, एक साल में 2000 के आसपास डॉलर, $2200 के आसपास हम लोग की जो पर कैपिटा है वो है। वहीं 12,000 प्लस है चाइना का है। 54,000 60,000 डॉलर है वो वेस्टर्न कंट्री का, डेवलप कंट्री का। तो उनसे हम लोग तो अभी 25 गुना 30 गुना पीछे हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं पर कैपिटा इनकम में। लेकिन साइज़ ऑफ इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आय कम होगी। लेकिन फिर भी हम चाइना से तुलना कर सकते हैं। चाइना से हम 6 गुना पीछे हैं। कहीं ना कहीं हमें पर कैपिटा यानी आम लोगों की जब जॉब मिलेगी, उसकी आय बढ़ेगी, तभी हमारा देश का विकास होगा, तभी हम लोगों में इंक्लूसिव डेवलपमेंट आएगा और इससे हमारे देश का विकास होगा। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।